नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस के वार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और चाहे निकाय चुनाव हो या फिर कोई अन्य चुनाव, पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती है और चुनाव लड़ती है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाए। रानीपोखरी के शांति नगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की वारदात पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वो वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को ये कहकर छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। वहीं मामले को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण और नियोजन विभाग के बनाए गए युवा ड्राफ्ट के इस प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई है और फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश में उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस मामले पर सभी वर्ग के युवाओं से राय ली जाएगी। यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लोगों की, युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव न होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि पंचायत चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं और हमें भी ये उम्मीद लगी थी कि पंचायत चुनाव जल्द ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी एसडीएम को प्रबंधक के तर्ज पर बैठाएगी, फिर उनकी ओर से रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आगे करण मारा ने कहा है कि बीजेपी प्रशासक को बैठाकर उल्टे सीधे काम कराएंगे और अपने कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों की जेब भी भरेंगे। बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पर और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे। उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। पौड़ी पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दों से जनता को ध्यान हटाने के लिए इस कानून को लेकर आ रही है।
और अपनी पीठ खुद ही थपथपा भी रही है। गोदियाल ने कहा है कि कानून लागू होने के बाद इस कानून के बारे में कांग्रेस अपने विचार रखेगी, लेकिन सरकार को बेरोजगारी, महंगाई को रोकने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस की पकड़ केदारनाथ में अच्छी है। कांग्रेस हाईकमान जिसे भी टिकट देगी, पार्टी एकजुटता के साथ उसे जिताने के लिए काम करेंगे। माननीय मेयर जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए केदारनाथ में पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अगर हम लोकसभा के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको ये प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे। तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ, और वहाँ पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएंगे। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। आगामी त्योहारों को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। त्योहारों के दौरान शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की समेत प्रमुख शहरों के आरटीओ को निर्देशित किया है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के साथ बैठक करें, साथ ही उन्हें नियमित रूप से गाड़ियां चलाने और समय पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दें। ई रिक्शा की वजह से होने वाले जाम को नियंत्रण करने के लिए भी अभियान को तेज कर दिया जाए। बताया गया है कि बीते 2 दिनों में 150 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान और 50 से ज़्यादा ई रिक्शा जब्त की गई है। या फिर विक्रम, आपके माध्यम से भी मुझे एक आध मामलों का पता चला है। अगर कोई भी सार्वजनिक सेवा के जो वाहन है या फिर विक्रम या ऑटो वाला सीज़न को देखते हुए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने का प्रयास करेगा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आरटीओ ऑफिस में कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे आरटीओ देहरादून का फेसबुक है, जिस पर भी अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी गाड़ी का नंबर दीजिए और हमें समय बताइए कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा किराया लिया गया है। उसके ना सिर्फ नोटिस भेजा जाएगा बल्कि हमारे ऑफिस से कॉल भेजकर उसको ऑफिस में तलब किया जाएगा और सही शिकायत पाने पर उस पर गंभीर कार्रवाई करी जाएगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने चमोली जिला आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव के साथ ही मानव संघर्षों को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। विभागों को निर्देश दिए थे कि आपदा के अंतर्गत कम जनहानि हो। तो पहले तो मैं यहाँ जो अपनी जनपद को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके सभी अधिकारियों ने लगातार आपदा के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया और अपने जिलाधिकारी के नेतृत्व में आपदा के बाद के कार्य को निष्पादन करने के लिए पूरा जिला और जनपद एकमुश्त होकर बड़ी व्यवहारिक रूप से कार्य को कर रहा है, और ताकि जिससे आपदा के बाद के कार्य, आपदा के प्रभाव का जनहानि पर कम प्रभाव पड़े। इसी प्रकार से अनेक चीजों पे चर्चा। 25वें राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएम आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्थापना दिवस की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहीदों को एजेंसी चौक शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसको लेकर नगरपालिका को शहीद स्मारक के साथ ही शहर में साफ सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराने जा रहा है, जिसकी अवधि अब निगम की ओर से बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निर्देशक प्रशांत आर्य ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता की तारीख तय कर ली जाएगी, जिसे आगे बढ़ाकर अब 10 नवंबर
तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निगम में कोई फोटोग्राफर ना होने की वजह से युवाओं को ये मंच दिया जाएगा ताकि वो निगम की परियोजनाओं के साथ जुड़कर फोटोग्राफी में अपना भविष्य बना सके। फोटोग्राफी थीम GMBN ने स्टार्ट करी है और अभी चल रही है। 30 अक्टूबर मैंने इसका लास्ट डेट रखा था, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा इसको 10-15 दिन और बढ़ाएंगे, 10 दिन 10 नवंबर तक बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? GMBN है एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो टूरिज्म और बाकी अन्य कामों में अपना भागीदारी दे रहा है। टूरिज्म में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों के पास अपने कोई ऐसे फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर या वीडियोग्राफर नहीं है जो हमसे कनेक्टेड है, हम मार्केट से सर्विस लेते हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट एक्शन मोड में है। इसी के चलते संयुक्त मजिस्ट्रेट ने रानीखेत में शराब की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें कारोबारी में हड़कंप भी मच गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया है कि काफी समय से शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर मजखाली और रानीखेत की शराब की दुकानों में छापेमारी की गई और दुकानों में ओवर रेटिंग भी पाई गई है, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को मामले में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मिलती है तो वो उसकी प्राइस 85 रुपये है, उसे 100 रुपये में दिया गया। इसके उपरांत जो अंग्रेजी शराब की दुकान रानीखेत में है, वहाँ पे बकार्डी लेमन जो है विस्की रम जो है उसमें 455 की जगह 480 रुपये में बेचा गया, तथा ट्यूबॉर्ग जो है वो 195 की जगह 210 रुपये में बेचा गया। तीनों जगह पे जब दुकानदारों से प्रश्न किया गया कि आप इस पे ओवर प्राइस क्यों ले रहे हो, तो तीनों जगह से सामान्य जवाब था कि यही प्राइस है, हर जगह ऐसी तरह से बिकता है, लेना है तो लो। तो इसी क्रम में तीनों दुकानों पे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज अभी कार्रवाई की गई है। तीनों जगहों दुकानों पे जिला आबकारी अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय तथा क्षेत्रीय जो हमारी आबकारी अधिकारी, इन तीनों के माध्यम से तीनों को लिखा गया है कि तीनों दुकानों पे नियमानुसार 50,000 रुपये अर्थदंड जो है आरोपित किया जाए। पौड़ी में टेका रोड घूमने गए एक स्थानीय युवक के साथ 2 युवकों का मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि दोनों युवकों ने उस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। मंजीत असवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने मुझसे मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही पे काफी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। के तहत भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मेरे जो भी प्रकरण हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। जो स्थानीय व्यक्ति थे हमारे, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों की संख्या 129 है और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मकान नदियों के फ्लड जोन में हैं। लिहाजा ये डर हमेशा रहता है कि अगर किसी वर्ष नदियों में उफान आ गया तो भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी अब तक किसी ने इन बस्तियों को खाली करवाने या फिर कहीं और शिफ्ट कराने के बारे में नहीं सोचा है। कई बार कोर्ट का आदेश भी आया तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया और अब एक बार फिर बस्तियों को बचाने पर मंथन जारी है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर फिर राजनीति। मलिन बस्तियों को तोहफा देगी धामी सरकार। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाया सवाल। नहीं, मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के बयान पर विपक्ष सवाल उठा सकता है और पूछ सकता है कि क्या धामी सरकार चुनाव के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन बात 1-2 महीने की नहीं,
बात वर्षों पुरानी है, लिहाजा विपक्ष को भी यह बताना चाहिए कि क्या प्रदेश की राजधानी देहरादून में 129 मलिन बस्तियां 1-2 महीने में बस गई। प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सरकार रही है और यह कहने में कोई परेशानी नहीं कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों में मलिन बस्तियां बसी हैं। नहीं, मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। देवभूमि उत्तराखंड में कुल 582 मलिन बस्तियां यथावत रखने के लिए सरकार कर रही काम। अकेले देहरादून में है 129 चिन्हित मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियों में रहते हैं 8 लाख से ज्यादा लोग। राजधानी देहरादून की 129 मलिन बस्तियों में बने करीब 40,000 घरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि 3 साल पहले राज्य सरकार ने दूसरी बार 3 साल के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को बढ़ाया था, जिस अध्यादेश का समय अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद देहरादून समेत प्रदेश भर में मौजूद 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद हाई कोर्ट के अवैध बस्तियों को हटाने संबंधित आदेश का पालन करना होगा। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस्तियां यथावत रहेंगी, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। देखिए, एक तो अध्यादेश दोबारा लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, नहीं तो वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और दूसरा, अब हम एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं जब 97-98 में यहाँ पर चेयरमैन था, मैंने उस समय से एक मुहिम चलाई थी कि देहरादून में जो नदियों की चौड़ाई फिक्स होनी चाहिए। जब तक इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं होगी तब तक आप मलिन बस्तियों का एरिया भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नदियों के किनारे मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। अभी पहली बार ये हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होकर इसकी चौड़ाई तय हो रही है, फिक्स हो रही है। एक बार चौड़ाई फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जो नदी तट है, जो कि जलमग्न भूमि जिसको हम बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको ये जो भूमि का निस्तारण है इसको करना पड़ेगा। इसको बंजर भूमि में हमको तब्दील करना पड़ेगा, इसका श्रेणी परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके बाद हम मलिन बस्तियों को नियमित करने को आगे बढ़ पाएंगे। ये उसका आधार खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने उसके लिए बेस बनाया है कि हमने हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करा के नदियों की चौड़ाई फिक्स की है। उसके बाद उसके नियमितीकरण की राह आसान हो पाएगी, लेकिन तब तक हमको इसको अगर सुरक्षा देनी है तो हमको अध्यादेश लाना पड़ेगा। सालों से उठ रही मालिकाना हक देने की मांग। रिस्पना, बिंदाल और नालों किनारों बसी है बस्तियां। मलिन बस्तियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल। 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में कुल 582 मलिन बस्तियां बसी, जिसमें अकेले देहरादून ही 129 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं। शहर के रिस्पना और बिंदाल समेत अन्य नदी नालों के किनारे बसे मलिन बस्तियों को नियमित कर मालिकाना हक देने की मांग सालों से उठती रही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही अभी तक सरकारें इसका समाधान नहीं निकाल पाई, जबकि हर चुनाव के दौरान मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बात चाहे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की हो या फिर बीजेपी सरकार के कार्यकाल की। साथ ही आरोपों की राजनीति भी हुई जो अब तक जारी है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पहले उन्होंने ड्राइव चलाई हटाने की, अब वो कह रहे नहीं हटाए जाएंगे। वो तरीका बताए किस तरीके से वो नहीं हटा रहे हैं, या उन्होंने क्या काम किया जो उनसे पहले पूछा गया था। इतने माह के अंदर कोर्ट ने कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, वो अभी तक सबमिट नहीं हुए, तो सरकार की प्रतिबद्धता को कैसे मान सकते हैं। 2018 में हाई कोर्ट ने दिए थे पुनर्वास के आदेश। 2018 में ही बीजेपी की सरकार लाई थी अध्यादेश। 2021 में 3 वर्षों के लिए बढ़ा अध्यादेश का समय। 2024 में फिर बस्तियों को बचाने की है कोशिश। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि 2018 में निकाय चुनाव से ठीक पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने इन सभी मलिन बस्तियों को खाली कर उनके पुनर्वास के आदेश दिए थे।
लेकिन साल 2018 में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार ने प्रदेश की सभी 582 बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई थी। यह अध्यादेश अगले 3 सालों के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में था और उस दौरान सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि मलिन बस्तियों को लेकर स्थायी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन साल 2021 में अध्यादेश का समय पूरा होते ही अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका समय अब समाप्त होने वाला है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पहले उन्होंने ड्राइव चलाई हटाने की, अब वो कह रहे नहीं हटाए जाएंगे। वो तरीका बताए किस तरीके से वो नहीं हटा रहे हैं, या उन्होंने क्या काम किया जो उनसे पहले पूछा गया था। इतने माह के अंदर कोर्ट ने कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, वो अभी तक सबमिट नहीं हुए, तो सरकार की प्रतिबद्धता को कैसे मान सकते हैं? 129 मलिन बस्तियों में है 40,000 से ज्यादा मकान। नदियों के फ्लड जोन में बने हैं ज्यादातर मकान। किसी वर्ष आ गई बाढ़ तो कितना होगा नुकसान, यह सभी जानते हैं कि 129 मलिन बस्तियों में 40,000 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान बने हैं और एनजीटी के मुताबिक ज्यादातर मकाने नदियों के फ्लड जोन में बने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी वर्ष अधिक से अधिक बारिश हो गई और नदियों में बाढ़ आ गई तो फिर कितना नुकसान होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन सब के बीच इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन यह भी सच है कि 2018 में निकाय चुनाव के समय अध्यादेश लाया गया। बाद में 2022 चुनाव से पहले यानी 2021 में अध्यादेश को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जब राज्य में पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव है तो फिर कहा जा रहा है कि मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी, यानी सरकार अध्यादेश लाएगी या फिर अध्यादेश के समय को बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।